Welcome to VLearn. This is session 5 of software engineering. Today, first of all, we will discuss about this software design, and under this we are going to discuss certain topics which are as follows. The first one is what is good software design. After that, we are going to discuss about cohesion and coupling. Then need hierarchy. After that, software design approaches. Under this category, we are going to discuss about the function oriented design and object oriented design. Now let us discuss about software design. Basically, when we talk about a software design, it shows how many modules are there and what is the functioning of each module in a particular software. So basically, software design is the process of applying various software engineering techniques to develop models to define a software system. That means यहाँ पर हम different टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए. Here you can use different models, as we have already discussed about the models which we generally use while creating a software, and these models are waterfall model, prototype model, iterative enhancement model. So these are the models which we are going to use in a software design. Basically, design phase of software development deals with transforming the customer's requirements into a लॉजिकली वर्किंग सिस्टम. दैट मीन्स जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, हमारी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र, जो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम के थ्रू, एक जनरेट करते हैं हम आउटपुट में हम कन्वर्ट करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को. दैट मीन्स हेयर वी कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम, वी कंस्ट्रक्ट अ सॉफ्टवेयर, अ एप्लीकेशन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ यूज़र. Now basically this is the diagrammatical representation of a design. First of all, you can see here user requirements. That means सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं. दैट मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ यूज़र. यूज़र क्या एक्सपेक्ट करता है प्रपोज्ड सिस्टम से, जिस सिस्टम को आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप क्रिएट करना चाहते हो उससे यूज़र की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन मॉडल, जो हमारा इंफॉर्मेशन मॉडल है, दैट मीन्स आवर इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द यूज़र रिक्वायरमेंट्स टू द सिस्टम डिज़ाइन. यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा. दैट मीन्स इनपुट्स आर नाउ कन्वर्टेड टू द आउटपुट्स. नेक्स्ट कम्स द फंक्शनल डिज़ाइन. व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शनल डिज़ाइन, बेसिकली फंक्शनलिटी शो करती है कि हाउ आवर मॉड्यूल्स आर गोइंग टू वर्क, what are the operations which they are going to perform. And similarly at the last here you can see requirements. This shows the requirements which a system is going to fulfill. Then you can see here system design. System design means यहाँ पर हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर हम इसके मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे एंड what the task they are going to perform. Here each module has a separate task and it must generate a particular output. हर एक मॉड्यूल का एक आउटपुट होगा और कुछ इनपुट होंगे जिसके बेसिस पर यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, सारी कैलकुलेशंस कैरी आउट होती हैं. नेक्स्ट वन इज़ डेटा डिज़ाइन एंड प्रोसीजरल डिज़ाइन. व्हेन वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन प्रोसेस, these two concepts are interrelated to each other, that is data design and procedural design. इसमें क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है डेटा का और प्रोसीजर्स का. प्रोसीजर्स मीन्स मेथड्स. यहाँ पर हम फंक्शंस और मेथड्स के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. हमारे जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो क्या होल्ड करते हैं, हमारा डेटा. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एज वेल एज डेटा कम्स अंडर कोड पार्ट. नाउ देयर आर सम fundamentals of design which are as follows. The design should follow a hierarchical organization. That means हमारा जो डिज़ाइन है वो एक हायरार्की में होगा, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेगा. आइदर इट कैन बी टॉप डाउन और बॉटम अप. डिज़ाइन शुड बी मॉड्यूलर विच आर लॉजिकली पार्टीशनड इनटू मॉड्यूल्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हमारी एप्लीकेशन होगी, जो हमारी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स वी डिवाइड द complex problems, the complex softwares into smaller parts or modules. These modules have independent as well as dependent functionings related to the operations which they are going to perform. ये operations पर depend करता है कि वो हमारे जो modules हैं वो इंटर रिलेटेड होंगे या इंटर डिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे.
इंटरडिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ये हमारा डिपेंड करता है उन मॉड्यूल्स की फंक्शनिंग पर, रिक्वायरमेंट्स पर, विच दे आर गोइंग टू परफॉर्म. नाउ द नेक्स्ट here is design leading to interface that facilitate interaction with external environment. that means हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि यूज़र ईजिली उसको एक्सेस कर सके, उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके. Now step wise refinement to more detailed design which provides necessary details for the developer of code. that means हमने कोई एप्लीकेशन है, कोई लार्ज सॉफ्टवेयर है, उसको ब्रेक करेंगे हम, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे उन्हें. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नीड यू कैन क्रिएट सब डिविजन्स ऑफ दोज मॉड्यूल्स. उन मॉड्यूल्स का हम यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक. ये जो हमने टेक्निक यूज़ की मॉड्यूलराइजेशन, दैट मीन्स यहाँ पर हम मॉड्यूल्स में जो क्रिएट कर रहे हैं, मॉड्यूल्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर पार्टीशन कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के, इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर सकते हैं. We can perform a task much quicker than the previous ones. Now the next thing here is modularity is encouraged to facilitate parallel development, but at the same time too many modules lead to the increase of effort involved in integrating the modules. सेम थिंग इज़ डिस्कस्ड हेयर. दैट मीन्स जब हम किसी भी एप्लीकेशन को फास्ट हमें परफॉर्म करना होता है, किसी टास्क को हमें फास्ट परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पर हम मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. बट if there are too many modules in a particular application, then sometimes it becomes complex to integrate them. That means after the completion of a project, after the completion of a task, it is very difficult to integrate large number of modules. So it should be it should neither be too large or nor too small. Now technical aspects of the design. Basically these are the technical aspects. That means data design. It shows how the data should be distributed along the application. Then architectural design. Architectural design means what is going to be the architecture, how many modules are going to be there. Then comes the modular design. In the modular design part, we create some modules to a particular application and define their functioning. Then computer interface design. Computer interface design means creating a interface or implementing a interface for the user for the proper utilization of a system. Now comes the next topic, data design. Basically data design is the first and the foremost activity of a system design. किसी भी सिस्टम को क्रिएट करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डेटा डिज़ाइन. सो डेटा डिस्क्राइब्स ए रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रिसोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन. जो हमारा डेटा होता है, डेटा को हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो डेटा रिप्रेजेंट्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, द नेसेसरी डेटा विच इज़ नीडेड टू परफॉर्म द टास्क्स रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो डेटा की हेल्प से हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. क्योंकि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम किस पर परफॉर्म करते हैं, किसी डेटा पर, इनपुट वेरिएबल्स पर. तो हमारे इनपुट वेरिएबल्स, हमारे रिसोर्सेज, ये हमारा डेटा का वर्क करते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट थिंग हियर इज़ डेटा डिस्क्राइब्स वेरियस एंटिटीज़ लाइक कस्टमर, पीपल, एसेट्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड एट्सेट्रा. सो basically when we talk about data, as we have already discussed that data are raw facts and figures. Data is a raw fact and figure. So data can be used to describe various entities. It can be a customer information or people's assets or a student record. Now the main objective of data design is to select logical representation of data items. बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्क्रिप्शन शो करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन का, जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने से पहले ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज़. रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ होता है, उसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू कैरी आउट द टास्क्स एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन इज गोइंग टू परफॉर्म्स. Now comes the architectural design. Basically the main objective of architectural design is to develop a model of software architecture which gives an overall organization of program module in the software product. That means architectural design की जब हम बात करते हैं तो it shows the overall structure
इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। लाइक जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो किसी भी बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उससे पहले वो बिल्डिंग का उस मोन्यूमेंट का एक आर्किटेक्चर बनाते हैं विच शोज दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द लुक ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। सो सेम केस इज अप्लाइड हेयर। जब हम किसी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं विच शोज हाउ इज़ गोइंग टू बी द लुक ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन, व्हाट आर द मॉड्यूल्स going to be used in a particular software. So architectural design defines organization of program components। जो हमारे प्रोग्राम है उसमें डिफरेंट कौन से हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स। सो ऑल दीज थिंग्स shown under architectural design. Now architecture of a financial accounting system. Here you can see this is basically a architecture of a accounting system, financial accounting system. First of all, financial accounting management system, this is the main module. Now this main module is further divided into 3 sub modules. The first one here is accounts receivable system. This shows the receipts which are going to be taken by a particular system. Then comes the next module, that is fixed asset management system. This shows the assets which are fixed, like building. All these assets comes under fixed assets. And the next one is sundry debtors. So it shows the list of all those debtors which are concerned with a particular system. Now basically the main objective of architectural design is to control relationship between modules. जो हमारे modules हैं उनके बीच में different relationship exist करती है. To control this relationship generally we use architectural design. Now one module may control another module or may be controlled by another module. That means one module can control the functioning of other module. Suppose हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं. कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में सपोज हम 2 नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कराएंगे. आफ्टर दैट द आउटपुट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज गोइंग टू एक्ट एज अ इनपुट फॉर द सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल. दैट मीन्स अगर 2 नंबर्स के एडिशन के बाद जो आउटपुट है वो वर्क करता है एज अ इनपुट फॉर द subtraction module, then this type of dependency comes under architectural design. That means here you can show these relationships easily with the help of architectural design. Now these characteristics are defined by the fan in and fan out of a particular module. Fan in and fan out means the flow of information in and out of the system. When the information goes into the system, it means fan in, and when the information goes out of a particular system, then it means fan out. Now the organization of module can be represented through a tree like structure. Basically जब हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर शो करते हैं तो जनरली हम जब हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म यूज होती है ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ट्री लाइक स्ट्रक्चर मीन्स there is going to be a main module, then this main module is going to be divided into sub modules, and then these sub modules are going to further divided into sub modules. Now basically the number of components which controls a said component is called fan in. That means यहाँ पर हमारे जो modules हैं, जो components हैं, अब यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट इनको कंट्रोल करेगा, दिस कंट्रोल इज कॉल्ड अ फैन इन. दैट इज द नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस टू अ कंपोनेंट. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द इंफॉर्मेशन विच फ्लोज इनटू द सिस्टम इज कॉल्ड फैन इन. तो यहाँ पर जो एजेस इनसाइड जाएंगे किसी सिस्टम के, एजेस मीन्स द एजेस शोज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर सिस्टम. फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ information. So the next thing here is the number of components that are controlled by the module is called fan out. That is the number of outgoing edges. Outgoing edges means the information which is going out of a particular system, it is represented by the fan out, that is outgoing edges. Here you can see there is S0 is the main module, and this main module is divided into 3 sub modules. So this is a tree like structure as well. ये भी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. सिमिलरली S1 एंड S3 दोनों से कंबाइन करके हमने एक S2 स्ट्रक्चर बनाया है. सो S0 कंट्रोल्स 3 कंपोनेंट्स. यहाँ पर देख सकते हैं S0 से 3 कंपोनेंट्स कंट्रोल होते हैं. हैंस द फैन आउट इज 3. यहाँ पर फैन आउट क्या है 3, बट S2 इज कंट्रोल्ड बाय
टू कंपोनेंट्स नेमली S1 एंड S2, हेंस द फैन इन इज 2। यहाँ पर S1 और S3 के थ्रू S2 यहाँ पर क्रिएट किया है हमने, दैट मीन्स यहाँ पर ये इनकमिंग एजेस हैं। सो इनकमिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फैंस। Now comes the modular design. When we talk about modular design uses the concept of divide and conquer. That means dividing a particular application into some modules and then defining their operations. So the concept of modular approach has been derived from the fundamental concept of divide and conquer. Then modularity is the only attribute of a software product that makes it मैनेजेबल एंड मेंटेनेबल। दैट मीन्स कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हमारे जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको हम अगर मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो उसकी हेल्प से हम उन्हें ईजिली मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। सपोज़ किसी में एरर है तो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर टू मॉड्यूल्स helps a software developer to work on independent modules that can be later integrated to build the final product. That means इस चीज़ का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो उससे ये बेनिफिट होता है कि हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पर इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स, अदर मॉड्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. सो इट इज़ ईजी टू perform such type of operations. It is easy to operate on a single module. Basically it encourages parallel development efforts, thus saving time and cost. Parallel development effort means you can break a problem into sub problems, into sub modules, and then many developers can work on these problems simultaneously. So multiple modules can be created at the same time, and so time will be saved as well as the cost will be reduced. Now there should be a balance between number of modules and integration cost. Although more number of modules make the software product more manageable and maintainable, at the same time as the number of modules increases, the cost of integrating the modules also increases. That means कि हमारे पास जो modules हैं उनका नंबर हमारा मिनिमम होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, because if we divide a problem into large number of sub modules, no doubt the problem becomes easier to solve, but the integration cost of these modules will increase. That means जो हमारी इंटीग्रेशन कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट लगेगी इनको इंटीग्रेट करने में, मॉड्यूल्स को एक साथ बाइंड करने में, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी. दैट्स वाई इट शुड बी अप्रोप्रिएट नंबर. द सब मॉड्यूल शुड बी इन appropriate range. Now, while modularity is good for software quality, independent between various modules are even better. That means concept of independency. यहाँ पर जब हम modules की बात करते हैं तो दो terms हम use करते हैं, cohesion and coupling. Cohesion and coupling basically depend करता है हमारे internal as well as external dependency पर. यहाँ पर now we are going to discuss about cohesion and coupling in detail. Basically, what is cohesion? When we talk about a cohesion is a measure of functional strength of a software module. Basically, this is the degree of interaction between statement in a module. Suppose हमारे पास एक कोई particular module है, उसके अंदर जो डेटा है, उन डेटा वेरिएबल्स के बीच में, उन डेटा मेंबर्स के बीच में कितनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, टू अ डिग्री अप टू विच अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट, interdependency exists between the elements within a module. This type of relationship comes under cohesion. So highly cohesive system requires little interaction with the external module. That means जो highly cohesive module होगा उसका minimum interaction होगा external modules के साथ. Basically there are several types of cohesion, and the first one is coincidental. This is the worst form of cohesion where a module performs a number of unrelated tasks. जब हम cohesion की बात करते हैं तो हमने बताया अभी cohesion क्या होता है. As we have already discussed, cohesion is the degree up to which the elements within a module are interrelated to each other. तो cohesion should be maximum for a proper, or you can say a better software product. So coincidental में क्या होता है? In coincidental
some parts of a module performs a number of unrelated tasks. That means यहाँ पर जो different हमारे components होते हैं, elements होते हैं, वो different टास्क परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट इंटररिलेटेड टू ईच अदर टू अ हाई एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दैट्स वाई दिस इज कोइंसिडेंटल एंड इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोहेशन. नाउ कम्स द लॉजिकल. Here modules perform a series of action but are selected by a calling module. That means a particular module calls another module only when there is a need to perform a particular operation. So such type of cohesion comes under logical cohesion. Now comes the procedural. In the procedural cohesion, modules performs a series of steps and the elements in the module must take up single control sequence and must be executed in a specific order. That means procedural cohesion की जब हम बात करते हैं यहाँ पर different elements within a module. That means the elements which are available within a module are executed in a proper sequence, proper order. That means they follow a proper procedure for their execution. Now comes the communicational cohesion. Basically all elements in a module is executed on the same data set and produce same output data set. That means when we talk about the communicational, यहाँ पर एक common data होता है जिसको सभी data elements एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. So that common variable is you can take an example of a global variable. जो global variable है उसको हमारा सारे data variables सारी classes एक्सेस करती हैं and that's why all of them can perform operation on that particular variable. So this comes under communicational cohesion. Now comes the sequential cohesion. When we talk about sequential cohesion, here the output of one element acts as an input to the other element. So such type of relationship when exists between two elements in a module, it comes under sequential cohesion. जहाँ पर एक डेटा का एक ऑपरेशन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का वर्क करता है विद इन अ मॉड्यूल. This type of relationship is called as sequential cohesion. Now comes the functional cohesion. Basically modules contain elements that performs exactly one function. Some elements perform only one function and therefore these are functionally dependent on each other. That means कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, वहाँ पर जितने भी आपने डेटा एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं, these all are going to perform a same task. जो सारे एलिमेंट्स हैं, हमारे जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, वो सभी एक ही फंक्शन, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड दैट्स वाई दीज आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. दैट मीन्स दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड सो दिस कम्स अंडर फंक्शनल कोहेजन. नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग. बेसिकली हमने बात की थी कोहेशन क्या होता है. कोहेशन इज द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एलिमेंट्स विद इन ए मॉड्यूल. बट coupling is totally different from cohesion. Coupling is defined as a degree to which a module interacts and communicates with another module. That means यहाँ पर जो interdependency होती है, जो relationship exist होती है, वो between two modules होती है. Whereas in cohesion the relationship exists between elements of a particular module. Now here if one module relies on other, the coupling is said to be high. That means अगर कोई particular module दूसरे module पर depend करता है totally, that means the coupling is high. So in our particular software, for an ideal software, the coupling should be minimum. Low level of coupling means a module does not have to concern with the internal details of another module. When we talk about a low level coupling, that means a particular module is need not to share anything from a particular module or some other modules which are available in a software product. Now types of coupling. First one is data coupling. In data coupling modules interact through parameters. That means यहाँ पर different जो modules हैं वो parameters के through communicate करते हैं. That means module X passes parameter A to module Y. यहाँ पर जो data sharing होती है with the help of message passing होती है. दैट मीन्स हमारे को एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है एक्स, वो वाई को अगर डेटा शेयर करना चाहता है, वाई के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो मैसेज पास करेगा. मैसेज में ए डेटा सपोज सेंड करना है, उसको सेंड करेगा मॉड्यूल वाई के पास. नेक्स्ट कम्स दी स्टैम्प कपलिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैम्प कपलिंग, इट शेयर्स कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर. दैट मीन्स ग्रुप ऑफ डेटा एंड इट इज शेयर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ कम्स द कंट्रोल कपलिंग.
Control coupling, as the name suggests, when one module controls the logic flow of another module, that means अगर कोई एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, then such type of relationship, such type of coupling comes under control coupling. Here the dependency depends on the flag variable. Flag variable contains values called true or false. That means if the condition is true, then a particular operation is going to perform, or if the condition is false, then the another operation is going to be performed. Now the next coupling is external coupling. Basically, modules share external data format, mostly used in communication protocols and device interfaces. That means sometimes there is a need to share external data, and when a module shares this external data with another module, such type of coupling comes under external coupling. Now comes the content coupling. When a particular module can change the data of another module, then this type of coupling comes under कंटेंट कपलिंग. यहाँ पे कंटेंट कपलिंग इसलिए बोलते हैं कि अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को, डेटा को चेंज कर सकता है, then only we can say that a particular coupling is called as a content coupling. Now the next topic here is interface design. Basically, when we talk about interface is the medium through which a communication takes place. So it is the most important aspect of a design phase. Basically, interface design is the most important part of software design. The following are the elements of good interface design. Good interface design के लिए कौन कौन से elements हैं? So the elements are goal and the intention of task must be identified. That means the goal, the motive for which a application or a software design, it should be clearly mentioned. Then use of consistent color scheme, message and terminologies helps. That means proper messages, proper colors or proper techniques should be used, proper terminologies should be used for the proper understanding of a application. Next one is develop standards for good interface design and stick to it. That means एक आप प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के टाइम पर, एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर. After that, use icons wherever possible to provide appropriate message. That is, you can use symbols, diagrams or pictures to represent a particular information in an effective manner. The next thing is allow user to undo the current command. This thing means that if suppose there is a user and he has performed some task with the help of software, and now he want to undo that operation, so there should be feature in that software in a particular application that he can perform the undo, or he can cancel the task which he has performed in a past. So next thing is provide sensitive help to guide the user. That means provide proper guidance should be there for a user to properly use the software. Then provide keyboard shortcuts for effective utilization, for a proper utilization for the fast access. You must provide keyboard shortcuts of particular application to the user. Now at the end of this session, here is our exercise for you. First of all, the question first is write short note on coupling and cohesion. Then the next question is what is the difference between data design and module design. So this is the end of today's session. Thank you.